हेलो एवरीवन। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो मिलेट्स के बारे में। आपको पता ही होगा कि पिछले 3-4 साल से मिलेट्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। काफ़ी अलग वजह भी रही है, इसका हम डिस्कस करेंगे आगे के ऑडियो में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2023 से यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है। मेन वजह इसलिए है ताकि मिलेट्स के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैले और क्लाइमेट चेंज के प्रति जो इसकी रेजिलियंस है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक में। इस टॉपिक में मैं कुछ डेटा के साथ स्टार्ट करूँगा जो आपको भी इंट्रोडक्शन लिखने में हेल्पफुल होगा। मिलेट्स के कितने टाइप्स होते हैं, इंडिया की क्या पोजीशन है वर्ल्ड में, इंडिया में कौन सी फसल के रूप में इसका प्रोडक्शन होता है, रबी या खरीफ के रूप में, इसका क्या सिग्निफिकेंस है और गवर्नमेंट ने इसके लिए इसके प्रोडक्शन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इसकी अवेयरनेस को जनरेट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं। कुछ स्टेट्स ने भी काफ़ी अच्छा काम किया, उनकी भी केस स्टडी देखेंगे और इसी के साथ हम इस पूरे कंटेंट को समाप्त करेंगे। और इस आपको हेल्प मिलेगी इससे GS3 में जो डायरेक्टली लिखा हुआ है। उसके अलावा आपको काफ़ी जगह IR में भी 1-2 पॉइंट लिखने में हेल्पफुल होगा कि इंडिया की जो ग्लोबल पोजीशन है उसके बारे में पता लगेगा। तो वहाँ पे आपको 1-आध पॉइंट लिखने में आप इसका यूज़ कर सकते हो कि कैसे इंडिया ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के लिए प्रोसीडिंग स्टार्ट की थी FAO और UN में। इसके अलावा आपको हेल्प मिलेगी इन्वायरमेंट में, वो कैसे मिलेगी, वो जो पॉइंट आएगा मैं वहाँ पे बता दूंगा आपको कि कौन से अलग टॉपिक में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया मिलेट्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वर्ल्ड वाइड जो प्रोडक्शन होता है, ग्लोबल प्रोडक्शन होता है, उसका 19% इंडिया में होता है मिलेट्स का, जो 17.6 मिलियन टन है 2022 के अकॉर्डिंग। तो वर्ल्ड में जो 55% जो ग्लोबल प्रोडक्शन होता है उसमें इंडिया, नाइजीरिया और चाइना, ये तीनों देश टॉप पे आते हैं। मिलेट से वो इंडिया में जो क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप से किया गया है, एक मेजर मिलेट, एक माइनर मिलेट। मेजर में अपने सोरगम, फिंगर मिलेट या पियर मिलेट आते हैं जिनको ज्वार, बाजरा और रागी भी बोलते हैं। और माइनर मिलेट्स है उसमें कुटकी, कोडो, लिटिल मिलेट, ऐसे काफ़ी टाइप के हैं। इंडिया में मेनली जो मिलेट्स की खेती है वो खरीफ के टाइम की जाती है, हालांकि कुछ मिलेट्स है वो रबी फसलों में भी उगाए जाते हैं, लेकिन मेजरली है वो खरीफ के टाइम में होते हैं। सबसे ज़्यादा बाजरा, उसके बाद ज्वार, उसके बाद रागी है। तो बाजरा नॉर्मली वेस्टर्न इंडिया में राजस्थान, गुजरात और कुछ पार्ट इसका यूपी और हरियाणा में भी और मध्य प्रदेश में प्रोडक्शन होता है। ज्वार है वो मेनली महाराष्ट्र में इसका प्रोडक्शन किया जाता है और रागी है वो कर्नाटका इसमें टॉप पे है। जो हमारा 7% ऑफ ग्रॉस क्रॉप एरिया है उसमें हम मिलेट का प्रोडक्शन करते हैं। तो अब हम देखते हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्यों मिलेट्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। तो इसको, ये जो सिग्निफिकेंस है उसको हम काफ़ी सब हेडिंग में डिवाइड कर सकते हैं जो आपको एग्ज़ाम में 0.5 to 1 मार्क्स ज़्यादा दिलाने में हेल्पफुल होगा। जैसे सिग्निफिकेंस में हम ये लिख सकते हैं, फूड सिक्योरिटी का तो एक मेन पॉइंट रहता ही है, सोशल या फूड सिक्योरिटी। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको लिख सकते हैं। तो ऐसे 2-3 सब हेडिंग बना लेते हैं तो एक तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करते टाइम साफ साफ दिखाई देता है, दूसरा ये भी पता लगता है कि आपको सारी डायमेंशंस का पता भी है इसके बारे में। तो इसका जो फूड सेफ्टी की पर्पज़ से या फिर सोशल पर्पज़ से जो इसका इम्पोर्टेंस है वो ऐसा है। इसको पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन भी बोला जाता है, न्यूट्री सीरियल बोला जाता है इंडिया में इनको। और अभी इसका रिसेंटली आपने बजट में सुना होगा, इसको श्री अन्न भी बोलते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको श्री अन्न नाम से संबोधित किया था। तो पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन इसलिए बोलते हैं कि इसकी हाई न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ होती है इसमें। 7 to 12% प्रोटीन होता है और 15 to 20% इसमें डाइटरी फाइबर भी होता है। ये कुछ डेटा आपको याद रख लेने चाहिए क्योंकि इसी से उनको पता लगेगा कि हम अपनी लिखी हुई बात को कैसे जस्टिफाई करते हैं। तो ये इसका इम्पोर्टेंट है।
दूसरा जो मिलेट है वो ट्रेडिशनली गरीब लोगों का खाद्यान्न रहा है, वो हमेशा खाते थे। धीरे धीरे जो अर्बनाइजेशन बढ़ा हमारे देश में, ग्लोबलाइजेशन का इफ़ेक्ट पड़ा, तो मिलेट्स कहीं ना कहीं हमारे जो फूड हैबिट थे उससे पीछे हटते गए और हम गेहूँ और चावल की तरफ बढ़ते गए। लेकिन गेहूँ और चावल में प्रोटीन और डाइटरी फाइबर इसकी तुलना में कम होती है, मिलेट्स की तुलना में कम होता है। तो आपने काफ़ी रिपोर्ट्स पढ़ी होगी ग्लोबल हंगर इंडेक्स वगैरह में कि इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हालांकि खाने के लिए उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी कम है। तो अंडर नरिशमेंट है या फिर स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हैं। इंडिया नाइजीरिया के बाद में वेस्टिंग में सेकंड नंबर पे आता है। वेस्टिंग का मतलब होता है दुबलापन, कि हाइट के अकॉर्डिंग वेट कम होना, और स्टंटिंग का मतलब होता है हाइट एज के अकॉर्डिंग हाइट कम होना। तो ये दोनों प्रॉब्लम इंडिया में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि न्यूट्रिशन पे काफ़ी कम फोकस किया गया है। वैसे भी आपने देखा होगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत या पहले भी पीडीएस के तहत गवर्नमेंट ज़्यादा चावल और गेहूँ इन दोनों की सप्लाई पे ज़्यादा डिपेंडेंट थी। आज के टाइम में अब इस पर्टिकुलरली इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट और हमारे खुद के देश में इंटरनेशनल और नेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2018 मनाया गया था। उसके बाद में गवर्नमेंट ने बहुत सारी कोशिश की है, जिसके बाद में अवेयरनेस बढ़ी है काफ़ी, और इस मिलेट का जो खाद्यान्न उपयोग करना, उपभोग है, वो भी बढ़ा है। तो ये सोशल पर्सपेक्टिव से हम लिख सकते हैं इसको। और दूसरा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो प्रोडक्शन की लागत होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, वो गेहूं और चावल की तुलना में काफ़ी कम होता है। इसको आप रेनफेड एरिया में भी प्रोड्यूस कर सकते हो, ऐसी ज़मीन पे भी उपजाया जा सकता है जो बाकी फसलों के प्रोडक्शन के लिए सूटेबल नहीं है। इसके अलावा इकोनॉमिक में आप एक पॉइंट और हेल्थ से रिलेटेड भी लिख सकते हो, क्योंकि इससे लाइफस्टाइल जो प्रॉब्लम है, जो मोटापा बढ़ता है, वो सब प्रॉब्लम भी कम होती है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो काफ़ी कम होता है। उसकी वजह से लाइफस्टाइल प्रॉब्लम भी काफ़ी कम होती है। इस एक पॉइंट को आप लाइफ मिशन से भी ऐड कर सकते हो, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। और प्राइम मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे जाते हैं, तो वो लाइफ मिशन की बात करते हैं, LIFE, लाइफ मिशन, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो उसमें आप ये वाला पॉइंट भी डाल सकते हो कि इंडियन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट अवेयरनेस, इंडिया जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट का, ये वाला पॉइंट आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने काफ़ी अलग अलग जगह से इसको लिंक किया है। इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम इसके सिग्निफिकेंस मिलेट का, तो ये रेजिलियंट टू क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि फोटो इनसेंसिटिव होता है। इसका मतलब आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारी फसलों के लिए एक फ़िक्स रेंज में टेम्परेचर होना चाहिए, फ़िक्स अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए, और एक फ़िक्स टाइप की सूटेबल सॉइल होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए ऐसी कोई कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेस वाटर कंज्यूमिंग है, कार्बन फुटप्रिंट भी इसका काफ़ी कम है। ये सारे इसके इकोलॉजिकल बेनिफिट सिग्निफिकेंस हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर इतना सिग्निफिकेंस है, इतना इम्पोर्टेंट है, तो इसका कंजप्शन इतना कम क्यों है। इसके वो तो हमने देख लिया, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ा है, तो लोगों का जैसे इनकम, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है, तो उनकी फूड हैबिट भी सब्सटेंशियली चेंज हुई है पिछले कुछ सालों में। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि लोगों ने गेहूँ और चावल और फ्रूट्स वेजिटेबल वहाँ पे ज़्यादा, उस साइड में ज़्यादा शिफ्ट किया अपने आप को, और मिलेट्स है वो उनका उपभोग है, जो कंजम्पशन है वो काफ़ी कम हुआ है। एक डेटा है वो नेशनल NSSO हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, उसमें एक वो बाकी चीज़ों के अलावा इसका डेटा भी कैप्चर करते हैं कि लेस दैन 10% ऑफ हाउस होल्ड है अपने देश के जो मिलेट्स को कंज्यूम करते हैं। उसमें भी जो ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरिया है, उनका जो कंजम्पशन है मिलेट्स का वो अर्बन से ज़्यादा है। और ये उस पॉइंट को जस्टिफाई करता है कि कैसे अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने के बाद लोगों की लाइफस्टाइल और फूड हैबिट चेंज होती है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो जस्टिफाई करने के लिए उस बात को। हालांकि पिछले कुछ टाइम से गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। अब हम जल्दी से वो देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने इसकी अवेयरनेस या प्रोडक्शन
या रिसर्च को बढ़ाने के लिए कौन कौन से काम किए हैं। क्योंकि मिलेट्स एक फसल है तो हम पूरी फसल की जो चेन होती है उसको देखते हैं कि प्रोडक्शन से लेके उसके लिए मार्केट या फिर उसके ख़रीदारी के लिए कौन सा मैकेनिज़्म है, उसको उसके लिए रिसर्च वगैरह में क्या किया जा रहा है, लोग उसका कंजम्पशन करें इसके लिए अवेयरनेस वगैरह क्या किया जा रहा है। तो इन 4-5 पॉइंट पे हम बातें करेंगे। पहली जो बात है कि फसलों को उगाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो उसमें इनपुट सपोर्ट करती है गवर्नमेंट। तुमने देखा होगा पीएम किसान योजना के तहत 6,000, वो स्कीम यहाँ भी तो एप्लीकेबल है। दूसरा, सीड किट्स भी दे रही है गवर्नमेंट काफ़ी जगह पे, और वैल्यू चेन का डेवलपमेंट कर रही है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, एफपीओ के थ्रू। ये 2-3 पॉइंट आप फसल को उगाने से रिलेटेड लिंक कर सकते हो। फिर आप कि जो प्रोड्यूस हुआ उसके लिए मार्केट कैसा अवेलेबल है, तो गवर्नमेंट ने जो मिलेट्स है उनके लिए एमएसपी भी हाइक किया है। कंपेरेटिवली जो इंक्रीमेंट रेट है वो राइस और वीट की तुलना में ज़्यादा है मिलेट्स की। दूसरा, जो प्रोक्योरमेंट है जो 2020-21 में 6.30 लाख मैट्रिक टन था, वो 2022-23 में बढ़ा के 13.72 लाख मैट्रिक टन का टारगेट है ऐसा गवर्नमेंट का। तो प्रोक्योरमेंट को डबल करने का टारगेट है, क्योंकि जब एक मार्केट अवेलेबल होगा ख़रीदारी के लिए तो लोग भी मिलेट को प्रोड्यूस करने में, क्योंकि पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है मिलेट का वो गेहूँ और चावल से कम होता है, तो कोई भी किसान वापस उस सेक्टर में जाना पसंद नहीं करेगा, भले ही उसका क्लाइमेट चेंज या इकोलॉजिकल बेनिफिट हो। लेकिन इनकम अवेयरनेस, वो 2 मुद्दे ऐसे हैं, किसान वापस जाने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए उसको एक मार्केट मिलेगा तो वो शायद उस सेक्टर में जाएगा, उस साइड में जाएगा। तो गवर्नमेंट ने जो प्रोक्योरमेंट है वो डबल करने का टारगेट किया है। उसके बाद में अवेयरनेस और रिसर्च के लिए गवर्नमेंट ने किया। अभी हाल ही में G20 जो इंडिया जिसको होस्ट करा इस साल, उन्होंने MIIRA मेरा मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, दिल्ली में एक ये इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश की जाएगी, क्योंकि इंडिया जो ग्लोबल प्रोड्यूसर है, इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मिलेट का। तो दिल्ली में हम बाकी सारे वैश्विक स्टेक होल्डर का यूज़ करके, जितने रिसर्चर हैं उनका उपयोग करके इसमें रिसर्च करेंगे, ताकि ऐसी जेनेटिक रिसर्च हो कि प्रोडक्शन भी बढ़े, क्लाइमेट चेंज के प्रति रेजिलिएंट भी हो। इसका एक एग्जांपल है हमारे इंडिया के भी, इंडिया में भी एक इंस्टीट्यूशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। उन्होंने पिछले कुछ साल पहले रागी का जो सूखा ड्रॉट रेजिस्टेंट जीन है उसको अलग किया है, तो उसको बाकी फसलों में भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल आप लिख सकते हो। बजट में श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस ऐसा कुछ घोषित करने का भी प्रावधान किया है। उसके अलावा पार्लियामेंट में जो मेन्यू है उसमें भी मिलेट को शामिल किया गया है। प्राइम मिनिस्टर मन की बात में भी इसको शामिल करते हैं। सीड मनी प्रोवाइड करने की बात की गई रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। कंजम्पशन को प्रमोट करने के लिए मिलेट कैफ़े इस्टेब्लिश किए गए हैं। कुछ एग्जांपल है, विशाखापट्टनम है, बेंगलुरु है, और छत्तीसगढ़ में रायपुर उनकी राजधानी में उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। छत्तीसगढ़ ने मिलेट मिशन भी स्टार्ट किया है। तो हम कुछ स्टेट की जो स्पेसिफिक स्कीम्स है जो मिलेट से रिलेटेड है उनकी भी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। तो ये इतना गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है जो उस पूरे प्रोडक्शन चेन में शामिल हो जाता है। इसके अलावा हम कुछ वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं, एग्री स्टार्टअप की बात कर सकते हैं। किसानों को ज़्यादा जानकारी मिले इसके लिए जो हमारे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वहाँ पे किसानों को मतलब एक लीडरशिप क्वालिटी टाइप की इनिशिएटिव मिले। आईसीटी का यूज़ कर सकते हैं, जो GS3 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है एग्रीकल्चर में ई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करने के बारे में, तो वो सब भी ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने मिलेट का काफ़ी कुछ सारे डेटा यहाँ पे लिखे हैं, सब हेडिंग को बताया आपको। लगभग 250 वर्ड्स का एक क्वेश्चन इजीली लिखा जा सकता है। अगर ऐसे में भी आ जाए तो ऐसे में भी कुछ पॉइंट्स यूज़ किए जा सकते हैं। उसके अलावा IR में भी या एनवायरनमेंट में भी इसका यूज़ हो सकता है। IR में आपने रिसेंटली देख रहे हो रशिया यूक्रेन के बाद में जो फूड सप्लाई का इशू हुआ था, क्योंकि रशिया और यूक्रेन 2 बड़े वीट के एक्सपोर्टर थे, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो वहाँ पे हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि कैसे इंडिया मिलेट के प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया में,
इंडिया में, चाइना में, हर जगह इसकी खेती की जा सकती है। तो कैसे हम ऐसे एक्सटर्नल शॉक से बच सकते हैं। और क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा इशू है। क्लाइमेट जो ये मिलेट्स होते हैं वो फोटो इंसेंसिटिव होते हैं, लेस वाटर कंज्यूमिंग होते हैं, फुटप्रिंट कार्बन काफ़ी कम होता है इनका। तो ये सारे बेनिफिट्स है जो आप न केवल GS3 में, बाकी इसके अलावा हर जगह इसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।